Okay, so today we are going to start our chapter liberalization, privatization and globalization. Okay, देखो बेटा, सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड व्हाई वी नीड एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ी? ओके, और वो भी 1991 में क्यों पड़ी? अच्छा, इसको एलपीजी पॉलिसी 1991 भी कहते हैं, इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 भी कहते हैं। एलपीजी 1991, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, या फिर इसको हम आप क्या कह सकते हो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कह सकते हो। तो ये तीनों नाम एक ही चैप्टर के हैं, ध्यान रखना। एलपीजी 1991, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। क्या मतलब है इसका? सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, हम लोगों ने याद हो तो 1947 से लेकर 1990 तक कुछ पॉलिसीज लगाई थी, जिनमें सबसे बड़ी पॉलिसी थी लाइसेंस पॉलिसी, कि हर किसी को, आईपीआर 1956 बताया था मैंने, कि हर किसी को क्या लेना पड़ता था बेटा? लाइसेंस लेना पड़ता था, राइट? हर किसी को लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस पॉलिसी के बाद हमने लगा रखी थी अपने यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, कि बाहर से हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, हम जो भी बनाएंगे अपने यहाँ बनाएंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हमने की रोल टू पब्लिक सेक्टर, हमने सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसको दे रखा था? पब्लिक सेक्टर को दे रखा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये तीन पॉलिसीज थी ना बेटा, इनकी वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी। मैं बताता हूं कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई थी। लाइसेंस पॉलिसी की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था वो ना के बराबर हो गया था। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो जो था वो ना के बराबर हो गया था, जिससे कि हमारा जीडीपी जो है वो फॉल हो गया, हमारा जीडीपी बहुत कम हो गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाने की वजह से हमारे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। हमने की रोल दिया था पब्लिक सेक्टर को, जिससे कि हमने सारी पावर किसको दे दी? हमने सारी पावर गवर्नमेंट सेक्टर को दे दी, और उसके कारण एक प्रॉब्लम आई। हमारे यहाँ जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर था उसमें करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर था उसमें लॉसेस होने लगे। तो ये तीन जो मेन कारण थे, कि हमारा जीडीपी कम हो गया था, हमारा मॉडर्नाइजेशन कम हो गया था, हमारे यहाँ करप्शन और लॉस बढ़ गया था, इसलिए हमको अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ा 1991 में, और उसे ही एलपीजी पॉलिसी बोला गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उस टाइम पर, अच्छा ये रहा, देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो गए थे और हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए थे, ये मतलब है डेफिसिट इन बीओपी। हाई इन्फ्लेशन, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेटा केवल फोर्टनाइट का बचा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टनाइट? फोर्टनाइट का मतलब होता है बेटा केवल 14 दिन, केवल 14 दिन का बचा था। क्लियर? हाई बर्डन ऑफ डेब्ट्स, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया था बहुत सारा। तो इसलिए जो उस टाइम के हमारे कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, यहां बताता हूं तुम्हें, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था बेटा वो केवल कितने दिन का बचा था? 14 दिन का बचा था। अगर 14 दिन और कुछ नहीं किया जाता तो हमारा कंट्री बिल्कुल बर्बाद हो जाता। तो उस टाइम पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद रखना बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? बेटा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये वर्ल्ड बैंक के पास गए। किसके पास गए बेटा?
वर्ल्ड बैंक के पास और उनसे हमने क्या मांगा, लोन मांगा। तो वर्ल्ड बैंक ने एक कंडीशन रखी, कंडीशन क्या, आप शर्त भी कह सकते हो कि वर्ल्ड बैंक ने एक शर्त रखी कि आपके यहाँ जो लाइसेंस पॉलिसी है उसको आपको हटाना पड़ेगा, परमिट पॉलिसी है उसको आपको हटाना पड़ेगा, और जो आपने कोटा फिक्स कर रखे हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी में उसको हटाना पड़ेगा। तो हमने पूछा सर फिर क्या करें हम, तो उसने कहा आप अपने यहां लागू करो एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये करो अपने यहां। तब हमने एलपीजी पॉलिसी लागू करी थी। इज दैट क्लियर? तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो देखिए सुनिएगा पूरी स्टोरी। To manage the economic crisis of 1991, Indian government approached for loan from IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. इसका नाम है बेटा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एंड आईएमएफ। इन दो बैंकों के पास गए और $7 बिलियन का हमने लोन मांगा, $7 बिलियन का। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये लोन मांगा था, तब उन लोगों ने हमें लोन देने का हाँ तो कर दी, लेकिन एक ही शर्त पर कि आपको एलपीजी हटा, वो सॉरी एलक्यूपी हटाकर, लाइसेंस कोटा और परमिट हटाकर अपने यहां पर क्या लागू करना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे बेटा लिबरलाइजेशन। ओके, चलिए पूरे एक पेज पे समझा रहा हूं पूरा लिबरलाइजेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। लिबरलाइजेशन, पहले तो लिबरलाइजेशन का मतलब समझो क्या होता है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट फ्रीडम दे देती है, किसको फ्रीडम दे देती है, प्राइवेट सेक्टर को। बस इतना सा याद रखना, व्हेन गवर्नमेंट गिव फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जब गवर्नमेंट फ्रीडम दे देती है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। यानी कि जब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस को हटा देती है, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस उसने लगा रखी हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उन रेस्ट्रिक्शंस को जब वो हटा देती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन हटाई थी। तो बेटा देखो ये जो लिबरलाइजेशन हुआ था ना, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ था, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने हटाई थी। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर में हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने हटाई थी। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज में हुआ था, हाँ अभी फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में हुआ था। इसके बाद फॉरेन ट्रेड सेक्टर में हुआ था, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में हुआ था। ये बेटा 5 सेक्टर थे जिनमें गवर्नमेंट ने अपनी रेस्ट्रिक्शंस हटाई थी। और एक था बेटा फिस्कल, फिस्कल रिफॉर्म। अब एक एक करके इनको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर एक बार लॉन्ग में भी पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, गवर्नमेंट ने सबसे पहले लाइसेंस पॉलिसी हटा दी, सारी की सारी कंपनीज के ऊपर से लाइसेंस पॉलिसी हटा दी, अब किसी को भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने जितने भी सेक्टर अपने हाथ में ले रखे थे, उन सारे के सारे सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि आप भी आइए और हमारे यहां आकर अपनी कंपनी ओपन करिए। क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्लियर है बेटा? इसके बाद फ्रीडम दे दी थी कि आप कितना भी गुड प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना भी गुड इंपोर्ट कर सकते हो, कितना भी गुड आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुआ, आरबीआई जो पहले सारी कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करती थी, वो क्या बन गई, वो फैसिलिटेटर बन गई। उसने फैसिलिटीज देना शुरू कर दिया कॉमर्शियल बैंक्स को।
क्लियर? तो जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स थी, उन सारी की सारी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई जो है अब हेल्प करने लगी। पहले उनको कंट्रोल करती थी, रेगुलेट करती थी, उनके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखती थी। फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में हमने सबसे पहले तो डिवेल्युएशन किया इंडियन रुपी का। याद रखना, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने रुपी को डिवेल्युएट कर दिया, रुपी को बाकी की करेंसीज के साथ एक्सचेंज करना अलाउ कर दिया। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो डॉक्यूमेंट थे उनको इजी बनाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस को लेना इजी बनाया, ताकि फॉरेन कंट्रीज के साथ फॉरेन ट्रेड हो सके। फिस्कल रिफॉर्म टोटली डिपेंड था टैक्स के ऊपर। हमने टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाया और बहुत सारे अननेसेसरी टैक्सेस को हटा दिया। तो एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, ये पांचों सेक्टर्स में हमने क्या क्या किया था। देखिए यहां से सबसे पहले लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जितनी भी ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उन सबको हटा देना लिबरलाइजेशन कहलाता है। Liberalization involves deregulation and reduction of government control and autonomy of private investment to make economy more competitive. Deregulation कर देना, रिडक्शन कर देना गवर्नमेंट कंट्रोल का, बिजनेस को फ्री हैंड कर देना। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को एनकरेज करना चाहते थे, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना चाहते थे, कंपटीशन बढ़ाना चाहते थे, मॉडर्नाइजेशन लेकर आना चाहते थे। तो लिबरलाइजेशन इसलिए किया गया। नेक्स्ट, सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। जैसा मैंने आपको बताया था 5 सेक्टर में हुआ था बेटा लिबरलाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, हर एक से लाइसेंस हटा दिया है। आज भी केवल 5 को लाइसेंस लेना पड़ता है बेटा। अल्कोहल के लिए आज भी लाइसेंस है, टोबैको, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हजार्डस केमिकल्स, इनके लिए आज भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी किसी भी चीज के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हटा दिया पूरा लाइसेंस। गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर के लिए एरियाज फिक्स कर दिए थे उनको 17 से रिड्यूस करा, पहले 8, और फिर केवल और केवल 2 सेक्टर्स, सॉरी 3 सेक्टर्स में आज गवर्नमेंट है, बाकी सारे सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है। ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सेक्टर में आज भी गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं है। तो एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट। इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या कर दिया गया? डी रिजर्वेशन कर दिया गया। इस पॉइंट का मतलब समझो बेटा, पहले कुछ एरिया रिजर्व कर दिए थे कि इन एरियाज में केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलेगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं चलेगी। आज के टाइम पर बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का होता है, ध्यान रखना। उससे ऊपर जितना भी है इन्वेस्टमेंट वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया? डी रिजर्व कर दिया गया, हटा दिया गया। उनको एलएसआई को दे दिया गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को दे दिया गया। एमआरटीपी एक्ट को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया कंपनीज एक्ट से। तो ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये इस बार एग्जाम में जरूर आएगी कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में आरबीआई ने क्या किया था। पहले आरबीआई क्या करती थी बेटा? सारी कॉमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करती थी। भाई यहाँ पे जाओ, यहाँ कंपनी खोलो, यहाँ कंपनी मत खोलो, इतने का लोन क्यों दे रहे हो, इस रेट पे लोन क्यों नहीं दे रहे हो। बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते थे। बाद में क्या किया? ये इंटरफेरेंस हटा दिया गया। आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने सबको फ्री कर दिया, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक थी। आप कितना भी जो भी मर्जी हो उस रेट पर बेचो, खरीदो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस आपका सुपरविजन करता रहूंगा ताकि आप किसी कस्टमर के साथ कोई भी धोखेबाजी ना करो। आरबीआई का केवल इतना सा रोल रह गया था। तो देखिए जरा, द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर की फैसिलिटेटर बन गई थी आरबीआई अब। As a result, financial sector was allowed to take decision on many matters without consulting the RBI.
एज अ रेगुलेटर प्रायर टू लिबरलाइजेशन आरबीआई ही फिक्स करती थी जितना भी इंटरेस्ट होता था, लेकिन आरबीआई ने जैसे ही अपना रोल फैसिलिटेटर बनाया, आरबीआई नाउ फैसिलिटेट द फ्री मार्केट फोर्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली। आप अपनी मर्जी से काम करो, जैसे मर्जी हो वैसे रेट्स रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, बहुत सारी प्राइवेट बैंक को अलाउ किया गया। 74% की एफडीआई के साथ बाहर की बैंकों को बुलाया गया, और अगर कोई बैंक अपने आप को डेवलप करना चाहती है तो उसकी डेवलपमेंट को, उसकी ब्रांचेस ओपन करने की प्रोसेस को बहुत ज्यादा इजी कर दिया। तो ये था बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, नाउ टैक्स रिफॉर्म मैंने बताया बेटा, रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स का मतलब है बेटा बहुत सारे टैक्सेस को हटा दिया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस को हटा दिया था, और टैक्स प्रोसेस को बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया था। बस इसमें इतना ही है। फॉरेन एक्सचेंज, देखो मैंने बोला ना, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, हमने अपनी रुपी को डिवैल्यूएट कर दिया था ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें और अपनी बीओपी का जो डेफिसिट है उससे ओवरकम हो सके। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया था। हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अपना लिया था। 1991 से पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, बाद में हमने कौन सा सिस्टम अपना लिया, फ्लेक्सिबल। अब ये क्या होता है, ये बेटा मैक्रो का फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर पढ़ लेना, समझ जाओगे। डिवैल्यूएशन में क्या होता है, डिवैल्यूएशन में $1 अगर पहले 80 रुपए का आ रहा था तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम $1 के 100 रुपए आपको देंगे, यानी कि रुपए को सस्ता कर दिया जाता है डॉलर के मुकाबले, ताकि लोग हमारे यहां से ज्यादा माल खरीदें। क्लियर। लास्ट, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दी, कितना भी मर्जी इंपोर्ट करो, कितना भी मर्जी एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटा दी, इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी, ठीक है। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, तो इंपोर्ट के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता था उस सिस्टम को भी क्या कर दिया, रिलैक्सेशन दे दिया, उसको भी इजी बना दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ओके बेटा, लिबरलाइजेशन में इतना ही है, ये 5 तरीके के पॉइंट हैं बेटा लिबरलाइजेशन में, और इस पूरे चैप्टर में लिबरलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन बेटा लिबरलाइजेशन में से बनता ही बनता है, हमेशा याद रखना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो बेटा प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, मान लो ये बिल्डिंग गवर्नमेंट की है, ये बिल्डिंग गवर्नमेंट की है, ये बिल्डिंग अंबानी की है, और ये बिल्डिंग अंबानी की है। अब गवर्नमेंट अगर इस वाली बिल्डिंग को भी अंबानी को सेल कर दे, ये कहलाता है प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, मान लो ये वाली बिल्डिंग को भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का करना है, तो वो क्या करेगी, अंबानी को इस बिल्डिंग को सेल कर देगी, शेयर सेल कर देगी। ऐसा करती क्यों है गवर्नमेंट, मान लो इस कंपनी में कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, कोई मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं करता, कोई मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं करता, कोई नए नए आइडियाज लेकर नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने कई बार समझाया इस वाली बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को, किसी की समझ में नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने उठा के उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया। अब प्राइवेट सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो लॉस को कम करेंगे, मॉडर्नाइजेशन पे बात करेंगे, इनोवेशन पे बात करेंगे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। तो ये रहा बेटा प्राइवेटाइजेशन। Privatization means transfer of ownership, management and control of public sector enterprise to private sector. In simple words, we can say that when government do disinvestment and sell its enterprise to private sector, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, या गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को विड्रॉ कर ले पीपीपी में से। मान लो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे थे, गवर्नमेंट मना कर दे भाई आज के बाद मैं नहीं करूंगा, तो प्राइवेट प्लस प्राइवेट, प्राइवेट बचाओ। तो प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया, देखो लॉस मेकिंग कंपनीज को हटाने के लिए, इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए, और जीडीपी को बढ़ाने के लिए, ये पर्पस थे प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन बेटा इतना ही है।
अच्छा, ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न के नाम, तो बेटा दो दो नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। दो नाम, केवल नाम याद कर लो, महारत्न आईओसीएल या सेल, नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनी रत्न डबल आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इनके दो दो नाम आपको याद करके रखने हैं, नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनी के। ठीक है, जो भी कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है उनको ये दर्जा दिया जाता है बाय गवर्नमेंट, और ये सारी गवर्नमेंट की कंपनी होती है, याद रखना, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नहीं होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो बेटा ग्लोबलाइजेशन मतलब समझ लो कि मैं इस वाली उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये है इंडिया और ये है अमेरिका या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका भी है यहाँ, जापान भी है यहाँ, चाइना भी है यहाँ, पूरी दुनिया के कंट्रीज है। मैंने बताया था 1991 से पहले इंडिया में एक पॉलिसी चलती थी जिसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। कोई मुझे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का दूसरा नाम बताएगा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का दूसरा नाम क्या होता है? कोई भी बच्चा? कोई भी बच्चा मुझे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का दूसरा नाम बताएगा, क्या था? बेटा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ILTS, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, याद रखना। वेरी गुड युवराज। चलो, तो हमारे यहाँ ये पॉलिसी का क्या मतलब था कि हम चाइना से या अमेरिका से या जापान से कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, याद रखना। ये 1991 से पहले लगा हुआ था। तो 1991 में हमने क्या कर दिया? हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब मैं अपनी कंट्री की दीवारें बाहर के कंट्रीज के लिए ओपन कर दूं। मैंने सब हटा दिया और मैंने सबसे कहा आप सबका मेरे कंट्री में मोस्ट वेलकम है। तो जब मैं अपने कंट्री को पूरी दुनिया के लिए ओपन कर देता हूं, ट्रेड को बढ़ाने के लिए ओपन कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ये रहा। तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, रिड्यूसिंग बैरियर्स। ठीक है बेटा, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते थे? हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, हमारे यहाँ आइए और इन्वेस्ट करिए। हमने कैपिटल गुड और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमने अपने रुपए को डिवेल्युएट कर दिया। हमने अपने रुपए को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। पहले रुपए को कन्वर्ट नहीं किया जाता था किसी भी करेंसी के साथ, डॉलर वगैरह के साथ इजीली। बाद में ये कन्वर्जन अलाउ कर दिया। ठीक है, हमने कस्टम ड्यूटीज को 250% से घटाकर मात्र कितना कर दिया? 10%। और हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज को भी हटा दिया। क्लियर? So this was globalization. Now, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या पड़े? तो बेटा ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट थे बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्किल्ड पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू इंक्रीज देयर अर्निंग बाय यूटिलाइजिंग। ठीक है, मतलब लोग आ जा सके ताकि उनकी जो स्किल है वो यूटिलाइज हो सके, मशीनें आ जा सके उनकी स्किल यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, लार्ज इंडस्ट्री जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को और ज्यादा डेवलप करें, ग्लोबल मार्केट बढ़ने से डिमांड पूरी हो सबकी, एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन आए। क्लियर? तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी पढ़ लेना बेटा। मल्टीनेशनल कंपनी आने से डोमेस्टिक मार्केट खराब हो गई, कंपटीशन बढ़ने से डोमेस्टिक मार्केट खराब हो गई,
डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, लेकिन डेवलप्ड कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के। ओके नाउ, अब बात करेंगे बेटा आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब आउटसोर्सिंग, क्या मतलब होता है आउटसोर्सिंग का। तो बेटा आउटसोर्सिंग का मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट ऑफ, सॉरी, व्हेन एमएनसी ऑफ एनी डेवलप्ड कंट्री, किसी भी डेवलप कंट्री की कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है और क्या करती है, अपना वर्क एक ऐसे डेवलपिंग कंट्री को देती है करने के लिए, जहां पर उसको, एक ऐसे डेवलपिंग कंट्री को देती है करने के लिए जहां पर उसको काम करने वाली लेबर सस्ती मिल जाती है, चीप लेबर मिल जाती है, और उसको जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाता है। इज दैट क्लियर? आउटसोर्सिंग हम इसको कहते हैं, चीप लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके बेटा, ये कहलाता है आउटसोर्सिंग। कि डेवलप्ड कंट्री में मैं अगर लेबर ढूंढूंगा महंगी मिलेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, अपना काम एक डेवलपिंग कंट्री को दे देता हूँ ताकि वहां सस्ती लेबर मिल जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इंडिया इस मामले में सबकी फेवरेट डेस्टिनेशन है। मतलब ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री जो है वो अपनी आउटसोर्सिंग इंडिया में ही करते हैं, अपना पूरा काम इंडिया से कराते हैं, इन दो चीजों की वजह से, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इज दैट क्लियर? इसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो ये पूरा बेटा आउटसोर्सिंग लिखा हुआ है। और इंडिया डेस्टिनेशन क्यों है फेवरेट, ये पीपीटी आप सबके पास पड़ी हुई है, एक बार कर लेना, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है बेटा कि जब फॉरेन कंट्रीज की कंपनी अपना काम इंडियन कंपनी से कराती है। अच्छा, डेवलप्ड कंट्री जो है वो आउटसोर्सिंग करने से मना करती है, क्योंकि देखो, डेवलप कंट्री की जो कंपनी है वो कहां आकर काम करेगी, अमेरिका की कंपनी आउटसोर्सिंग में कहां कर काम करेगी, इंडिया में। तो किसके लोगों को काम मिलेगा, इंडिया के लोगों को। इसलिए ये जो डेवलप कंट्री होते हैं ना, ये आउटसोर्सिंग को अपोज करते हैं, मतलब ये आउटसोर्सिंग करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी, और हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। चलिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसके बाद जीएसटी नहीं पढ़ाऊंगा, आप सबने पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो ये पीपीटी पढ़ लेना, बस दोनों पॉइंट, सीजीएसटी एसजीएसटी सबने पढ़ा होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहते थे। इसकी एक हिस्ट्री बता देता हूं मैं थोड़ी सी तुम्हें। देखो, वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर के बाद सारे कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया था। मतलब इंडिया जो है वो लगभग किसी भी कंट्री के साथ व्यापार नहीं कर रहा था, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया तो हमारे ही साथ था, या कोई और कंट्री। तो इसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो स्टार्टिंग में कौन सा ईयर, 1948 में, 1948 में 23 कंट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग आपस में ट्रेड पर टैरिफ नहीं लगाएंगे या बहुत कम लगाएंगे। तो इसी को बोला गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको बोला गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट। बाद में 1995 में इसी का नाम बदलकर हमने क्या रख दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है, डब्ल्यूटीओ का काम क्या होता है ये सुनो। फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, फंक्शंस, सबसे पहला काम, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं,
जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें टैरिफ फ्री ट्रेड पर फोकस करना, एक दूसरे के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएं। अगर किसी भी तरीके का कोई भी झगड़ा होता है मेंबर कंट्रीज में, अगर मेंबर कंट्रीज में कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने का काम डब्ल्यूटीओ का होता है। ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम इसी का होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम इसी का होता है। तो ये सारे काम जो है ये किसके होते हैं? किसके होते हैं? मेंबर कंट्रीज, टैरिफ फ्री ट्रेड, मेंबर कंट्रीज के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, ट्रेड एंड रूल्स बनाना, ट्रेड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये सारे काम बेटा डब्ल्यूटीओ के होते हैं। तो ये वाला यहां से पढ़ ले। ओके, बस इस चैप्टर में यही है। जीएस पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, वही कि हमारा जीडीपी बढ़ गया, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया और महंगाई कम हो गई। लेकिन पूरे के पूरे एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया एलपीजी ने। डब्ल्यूसीओ नहीं, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, बेटा ड्रॉबैक पूछ सकता है आपसे एलपीजी का। तो एलपीजी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही थी कि पूरे एलपीजी में कहीं भी एग्रीकल्चर सेक्टर की कोई भी बात नहीं की गई, इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया। कंज्यूमरिज्म बढ़ गया था, लोग उधार ले लेके पैसे, उधार ले लेके चीजें खरीद रहे थे। पब्लिक रेवेन्यू कम हो गया, गवर्नमेंट ने अपनी एंटरप्राइजेस प्राइवेट सेक्टर में बेच दी, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना कम हो गया, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया। ग्रोथ हुई लेकिन केवल अर्बन एरियाज में, तो इसी को बोला गया अर्बन सेंटर्ड ग्रोथ। ओके बेटा, अब अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो पूछ लो, और इसके क्वेश्चंस हम लोग जल्दी करेंगे। मैं आज पीपी अभी भेज दे रहा हूं तुमको, इसके क्वेश्चंस भेज दे रहा हूं, ठीक है।